तो हे गाइस, मैं अपने चैनल के ऊपर एक बार फिर से तुम सभी का वेलकम करता हूँ। और हाँ, मैं वापस से एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसकी स्टोरी वो काफी अच्छी होने वाली है। अगर तुम एक ओवर पावर एमसी को देखना चाहते हो तो तुम इस स्टोरी को देख सकते हो। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। एक दिन अचानक से एक डंजन गेट ब्रेक होता है जो की कोई नॉर्मल गेट नहीं था, वो था यस 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 रैंक का एक डंजन। उस डंजन के सभी मॉन्स्टर बाहर आकर लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो वहाँ पर आने के साथ ही अपने बस एक ही अटैक के अंदर पूरे एरिया के मॉन्स्टर को मार डालता है। उन सभी को मारने के बाद जब वो डंजन को सील करने जा ही रहा था कि तभी उसके पार्टी के मेंबर उसे बिट्रे करके उसे उसी डंजन के अंदर धक्का दे देते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उससे बाहर ना निकल पाए, इसी वजह से डंजन के गेट को भी सील कर देते हैं। डंजन के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर काफी देर तक मॉन्स्टर से फाइट करता है, लेकिन जब उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वो इतने सारे मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकता, तब वो वहाँ पर अपने रिकार्नेशन टेक्निक को यूज करता है जिसके अंदर वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और 20 साल बाद एक ऐसे बंदे की बॉडी में रिकार्नेट होता है जिसके पास था एक यूनिक एट्रीब्यूट। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी को भी इस एट्रीब्यूट के बारे में नहीं पता था सिवाय हमारे मेन कैरेक्टर के। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा मेन कैरेक्टर वो खुद को किस तरह से स्ट्रांग बनाता है और अपने उन गद्दार दोस्तों से कैसे रिवेंज लेता है। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है अचानक से पूरे वर्ल्ड के अंदर डंजन गेट्स ओपन होने लगे और उन गेट के अंदर से काफी पावरफुल मॉन्स्टर वो अर्थ के ऊपर आने लगे और उनके अगेंस्ट बस कुछ ही लोग फाइट कर सकते थे जिन्होंने की मैजिक एबिलिटीज को अवेक किया है। हम उसी बैटल फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे अवेकनर उन्हीं सब मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। फिर हमें इन सभी अवेकनर्स के बारे में बताया जाता है जिनमें दाढ़ी वाले बंदे का नाम इनगोल्फ वान डाइटज है और ये गोल्डन सीकर नाम के एक ग्रुप से बिलोंग करता है। उसी के पीछे में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है क्लाउडिया और ये भी गोल्डन सीकर ग्रुप से ही बिलोंग करती है। फिर हमें कुछ और लोगों के बारे में बताया जाता है जहाँ पर पहले बंदे का नाम नाथनियल केवेल, तो मैं इसे आगे से केवेल कहूंगा। फिर हमें दूसरे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है इवाको। सबसे लास्ट में हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है लेई रुक्सी और ये तीनों भी गोल्डन सीकर ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं। हम उन्हीं के सामने एक पर्सन को देखते हैं जिसके ऊपर मॉन्स्टर अटैक करने जा रहा था, इसी वजह से वो पर्सन जोर जोर से चिल्ला रहा था ताकि कोई तो उसे बचा ले। उसे इस तरह से चिल्लाता देख इनगोल्फ वान क्लाउडिया से बोलता है जल्दी करो, उसकी मदद करो। उसकी बात सुनकर क्लाउडिया बोलती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उसे बचा पाएंगे। हम उसी बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़े ऑर्क मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और बस उस बंदे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के फेस पर एक किक पड़ती है और बस एक ही किक के अंदर वो मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसने उस मॉन्स्टर को हिट किया था वो बंदा बोलता है क्या यहाँ पर सभी लोग ठीक हैं? तुम्हें अब और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर सभी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम है मिसाटो कोइचिरो और ये भी गोल्डन सीकर ग्रुप से ही बिलोंग करता है। और इन सब के अलावा यही है हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर। मिसाटो अपनी जगह से जंप करता है और सीधा पूरी की पूरी मॉन्स्टर आर्मी से अकेले फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो अपने पावर को एक्टिवेट करता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर को बहुत ही स्पीड के साथ मारने लगता है। वो उन सभी मॉन्स्टर को इतनी स्पीड से मार रहा था जैसे कि वो सभी उसके सामने कुछ है ही नहीं। मिसाटो की ऐसी स्किल को देखकर वहीं पर खड़ा एक सूअर जैसा बंदा बोलता है सच में ये तो इनक्रेडिबल है, वो अकेले ही पूरी की पूरी मॉन्स्टर आर्मी को हैंडल कर रहा है। रियोक्सी बोलती हाँ ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास एक ऐसा मैजिक है जिसका यूज करते हुए वो फ्यूचर को भी देख सकता है, इसीलिए उसे ये बात पता है कि जो मॉन्स्टर है वो आगे क्या करने वाले हैं। वो पर्सन वो अब बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं रहा, वो अब एक मॉन्स्टर बन चुका है। हम देखते हैं मिसाटो ने बस थोड़ी देर के अंदर उस एरिया के पूरे मॉन्स्टर को मार डाला था और उस एरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ बस एक ही मॉन्स्टर बचा था। मिसाटो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है ठीक है अब ये आखिरी मॉन्स्टर भी गया। अभी मॉन्स्टर को मारने के बाद मिसाटो बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस को ले आऊंगा। इसके अलावा अब हमें बस एक ही काम करना है जो कि इस डंजन को सील करना। ये बातें बोल रहा था लेकिन तभी कोई उसे डंजन के अंदर धक्का दे देता है। डंजन के अंदर आने के बाद मिसाटो जब अपने सामने देखता है तब उसे दिखाई देता है कि उसके ही दोस्तों ने उसे डंजन के अंदर धक्का दे दिया है और इसी के साथ उन्होंने बाहर से डंजन को भी सील कर दिया है। इन सभी चीजों को देखकर मिसाटो बोलता है क्या आखिर ये क्या है? रुको, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये फ्यूचर पहले भी देखा है। ये सोचने के बाद मिसाटो चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम सभी लोग इसके अंदर शामिल हो? लेकिन आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? मिसाटो के बात को सुनकर केवल बोलता है आखिर तुम इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो बस इसी वजह से क्योंकि हम सभी ने
मिलकर तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। मिसाटो बोलता है लेकिन क्यों? रुक्सी बोलती है वो बस इस वजह से क्योंकि तुम लेवल 100 के एक मॉन्स्टर हो जो कि टाइम एट्रीब्यूट मैजिक को भी यूज कर सकता है। क्लाउडिया बोलती है वैसे भी हम लोग यहाँ पर बस पैसे कमाने के लिए आए हैं। इनगोल्फोन बोलता है हाँ लेकिन तुमने हमारे प्लान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया क्योंकि तुम बस लोगों की मदद करना चाहते हो। इवाको बोलता हाँ बस तुम्हारी वजह से ही हमें ऐसा करना पड़ा। सबसे लास्ट में केवल बोलता है हाँ ये आखिरी बार है, मुझे नहीं लगता कि अब आगे से हमारी कभी मुलाकात होगी। सभी की बात को सुनकर मिसाटो चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम सभी लोग सीरियस हो? चलो जल्दी करो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये बोलने के बाद मिसाटो अपने मन में सोचता है उन सभी ने मिलकर मुझे बिट्रे कर दिया। गोल्डन सीकर का लीडर होने की वजह से मैं बस यही चाहता था कि हम सभी लोग मिलकर पूरे वर्ल्ड को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करें। क्या बस इसी रीजन की वजह से उन सभी ने मिलकर मुझे बिट्रे कर दिया? लेकिन क्यों? मिसाटो चिल्लाते हुए ये सब बातें बोल रहा था लेकिन तभी कुछ मॉन्स्टर वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर मिसाटो उन सभी को अपने बस एक ही अटैक के अंदर मार देता है। उन्हें मारने के बाद जब अपने सामने देखता है तब उसे दिखाई देता है एक मॉन्स्टर की पूरी आर्मी। और इस आर्मी के अंदर जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सभी एक हाई रैंकिंग के मॉन्स्टर हैं। इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद मिसाटो वहाँ पर अपने फ्यूचर विजन को एक्टिवेट करता है। इसे एक्टिवेट करने के बाद उसे दिखाई देता है कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो कितना भी ट्राई क्यों ना करे लेकिन इन द एंड वो मारा ही जाएगा। अपने ऐसे फ्यूचर को देखने के बाद मिसाटो स्माइल करते हुए बोलता है तो मेरा एंड ऐसा ही होगा। हम उन सभी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन सभी को अपनी तरफ आता देख मिसाटो एक पंच को तैयार करता है और सीधा सामने की तरफ एक अटैक करता है। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी हालत वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर काफी सारे कट लगे हुए थे और उन सभी से लगातार ब्लड निकल रहा था। अपनी ऐसी हालत को देखकर मिसाटो बोलता है मैं फ्यूचर को तो चेंज नहीं कर सकता लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपने इस तरह के डेथ को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये बोलने के बाद वो सभी मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है जहाँ पर उसे भी काफी ज्यादा चोट लग रही थी। अपनी इतनी बुरी हालत के बाद भी मिसाटो बोलता है मैं इस तरह से नहीं मर सकता। मैं खुद को रिकार्नेट करूंगा और इससे भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा। मैं अपने स्ट्रेंथ के पीक को भी रीच करूंगा और इन सभी के अलावा मैं अपने रिवेंज को भी लूंगा। ये बोलने के बाद वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है जहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी आसमान की तरफ जा रही थी। टाटो चिल्लाता हुआ अपने रिकार्नेशन टेक्निक को यूज करने का ट्राई करता है। इसी के बाद हम एक लाइट को देखते हैं और इसी के बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि अचानक से अपनी आंख खोलता है। फिर वो अपने बेड से उठता है और सीधा मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा मिसाटो है जो कि इस बंदे की बॉडी में रिकार्नेट हो चुका है। वो खुद को देखते हुए बोलता है फाइनली मैं रिकार्नेट हो गया। फिर वो अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है क्या यह हॉस्पिटल है? यहाँ पर कुछ ऐसे भी मशीन रखे हुए हैं जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। आखिरकार मैं कितने सालों बाद रिकार्नेट हुआ हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 साल बीत चुके हैं? अगर ऐसा हुआ तो मैं उन सभी से अपने रिवेंज को नहीं ले पाऊंगा। मिसाटो ये सब बातें कर रहा था तभी उसकी नजर बेड पर रखे एक आइटम पर पड़ती है जो कि कुछ और नहीं बल्कि इस बॉडी के ओनर का आईडी कार्ड था। मिसाटो इस आईडी कार्ड को देखते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि 20 साल बीत चुके हैं। यहीं से हमें इस बॉडी के ओनर का नाम पता चलता है जिसका नाम है असाई कोयोसुके। तो आगे से मैं इसे यही कहने वाला हूँ। इसके बाद मिसाटो की नजर असाई कोयोसुके के एट्रीब्यूट पर पड़ती है और इसका एट्रीब्यूट है वाइड लेवल 1 का। ये देखने के बाद पहले वो एक स्माइल करता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद असाई कोयोसुके हमें बताता है मतलब यही हमारा मेन कैरेक्टर। वो बताता है अपने पास्ट लाइफ के अंदर मैं अपने कॉमरेड से बहुत ही ज्यादा डरता था बस इसलिए कि कहीं मैं अपने टाइम एट्रीब्यूट की वजह से सबसे स्ट्रांग ना हो जाऊं। लेकिन जैसे जैसे मैं खुद को इम्प्रूव करता गया मुझे रियलाइज हुआ इससे और ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता और अपने फ्यूचर विजन का यूज करने के बाद भी मैं इस चीज के बारे में पता नहीं कर पाया। लेकिन मुझे व्हाइट एट्रीब्यूट के ट्रू पावर के बारे में अच्छे से पता है। मुझे सच में इस बच्चे के ऊपर दया आती है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो व्हाइट एट्रीब्यूट है वो सबसे स्ट्रांग है और इस तरह का एट्रीब्यूट मेरे पास्ट लाइफ के अंदर भी किसी के पास नहीं था। और चूंकि ये एक रियर एट्रीब्यूट है इसी वजह से किसी को ये नहीं पता कि आखिरकार इसे ट्रेन कैसे करें और बस इसी वजह से इस बच्चे का लेवल 1 है। मुझे यकीन है काफी सारे लोगों ने इस एट्रीब्यूट की वजह से इस बच्चे का काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाया होगा, शायद एक बार 2 बार या फिर बार बार। पर अब से बच्चे तुम पूरी तरह रिलैक्स हो सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे नाम को कभी भी नीचे नहीं गिरने दूंगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर के नाम से जाना जाता था और मैं फ्यूचर विजन का थैंक्स करता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये पता है कि आखिरकार इस वाइड एट्रीब्यूट को ट्रेन कैसे करना है। इस पावर के साथ मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रांग बनूंगा और इसी के साथ मैं उन सभी से भी अपने रिवेंज को लूंगा। वो इस चीज पर काफी
काफी रिग्रेट करेंगे कि आखिरकार उन्होंने मुझे बिट्रे क्यों किया। लेकिन अगर मैं उन सभी से अपने रिवेंज को लेना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने लेवल को बढ़ाना होगा ताकि मैं उन सभी से अपने रिवेंज को ले सकूं। फिर वो अपने बेड पर लेटते हुए अपने मन में सोचता है वाइड, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है इसे हमें मैजिक की तरह ही कंट्रोल करना होगा और इसकी एबिलिटी वो इसके एसेंस में ही छुपी हुई है। अगर हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं तो हम उसे रियलिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे बस ऐसी चीज को इमेजिन करना है जो कि मैं कर सकता हूँ। हालांकि इसे रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं लकी हूँ कि मेरी बॉडी वो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड है। अब मैं अपने माइंड के इमेज को अप्लाई करूंगा अपने बॉडी के ऊपर। मुझे बस ये सोचना कि मेरी बॉडी वो मैजिक की वजह से वापस से रिस्टोर हो रही है। साई के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं उसकी बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है और उसका हाथ जो पहले से काफी इंजर्ड था वो बस थोड़ी देर के अंदर पूरी तरह से हील हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद असाई बोलता है नाइस, ये काम कर गया। और चूंकि यहाँ पर मैंने बस एक बिगनर कास्टिंग की है, इसी वजह से मेरी बॉडी वो अच्छे से हील नहीं हुई। अगर मैं इस स्किल का यूज बार बार करता हूँ तो इसका लेवल वो इंक्रीज हो जाएगा और इसीलिए तुम्हें अपनी रियलिटी में बदलने वाली इमेजिनेशन की क्षमता को इम्प्रूव करना होगा ताकि तुम किसी भी प्रकार के इमेज को रियलिटी के अंदर कन्वर्ट कर सको। इसे यूज करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। अगर कोई इसे एक बार सीख जाए तो वो सभी तरह के मैजिक को बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकता है और अगर कोई इस लेवल पर पहुंच जाए तो वो उसी तरह से फील करेगा जैसे कि हर चीज रियलिटी हो। ये सब बातें सोचते हुए असाही वो स्माइल कर रहा था, तभी उसके रूम का गेट ओपन करके डॉक्टर अंदर आते हुए बोलते हैं तो तुम फाइनली उठ गए। हाँ, लेकिन हिलना बंद करो, एक मॉन्स्टर के अटैक की वजह से तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। डॉक्टर की बात को सुनकर असाही अपने मन में सोचता है तो इस लड़के के साथ ऐसा हुआ था। डॉक्टर आगे बोलते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस कंडीशन के बाद भी तुम इतनी जल्दी जाग गए। ऐसा लगता है जैसे सेंटेस ने कोई मिरेकल किया है जिसकी वजह से तुम इतनी जल्दी उठ गए। डॉक्टर के बात को सुनकर असाही बोलता है आखिर आपका सेंटेस से क्या मतलब है। डॉक्टर बोलता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, वो पेंटाग्राम सेंट की सेंटेस हैं। असाही बोलता है लेकिन मैं पेंटाग्राम सेंट को भी नहीं जानता। इस बात को सुनकर डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, मुझे लगता है तुम अभी अभी उठे हो, इसी वजह से तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो। खैर हम तुम्हारा एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं तो मैं जाकर तुम्हारी सभी चीजों को प्रिपेयर करता हूँ। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद असाही अपने मन में सोचता है सेंट पेंटाग्राम की सेंटेस, कहीं ये उन एडवेंचर या फिर क्लैन की बात तो नहीं कर रहा जो कि मेरे पास्ट लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करते थे। ये सब बातें छोड़ो, मुझे फिलहाल अपने लेवल को इंक्रीज करना है। इसके लिए मुझे समझना होगा कि आखिरकार फिलहाल ये टाइम कौन सा है। ये सोचने के बाद असाही रिमोट को उठाता है और टीवी को ओपन करता है जिसके अंदर बताया जा रहा था कि आज एक स्पेशल एडिटेशन है और ये 20 साल पहले हुए यस क्लास डंजन डिजास्टर के बारे में है। इस न्यूज चैनल को देखते हुए असाही अपने मन में सोचता है बिल्कुल सही, ये वही टाइम है जब मेरे कॉमरेड ने मुझे बिट्रे किया था। असाही ये बातें सोच ही रहा था तभी न्यूज चैनल वाले बोलते हैं क्रिमिनल, वो एक क्रिमिनल था, गोल्डन सीकर का लीडर जिसका कि लेवल 100 था और इसी के साथ उसके पास टाइम एट्रीब्यूट का मैजिक भी था। उसका नाम है मिसाटो, वो एक क्रिमिनल था। इस बात को सुनने के बाद असाही चिल्लाते हुए बोलता है क्या आखिर ये क्या बकवास है, मैं कल्प्रिट था, आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है। न्यूज चैनल वाले आगे बोलते हैं उन्हें फ्यूचर के अंदर आने वाले डिजास्टर के बारे में पहले से ही पता था लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया और ऐसा इस वजह से क्योंकि उनकी प्लानिंग थी कि वो आगे चलकर पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना रूल करेंगे। लेकिन गोल्डन सीकर के बाकी मेंबर्स को इसके बारे में पता चल गया, जहाँ पर उन सभी ने मिलकर गोल्डन सीकर के लीडर को रोका। वो एक ग्रेट रूलर हैं जिन्हें फिलहाल पेंटाग्राम सेंट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मिसातो के साथ एक बहुत ही बड़ी फाइट की और उसके बाद जीत को हासिल किया और उस डंजन को भी वहीं पर सील कर दिया। वो एक ग्रेट हीरो हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डाला। इसके अलावा अब पेंटाग्राम सेंट अब वो वर्ल्ड के काफी सारे एरियाज को लीड करने जा रहा है। असाही चुपचाप खड़ा होकर इन सभी न्यूज को देख रहा था और इसके बाद वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते हुए बोलता है उन्होंने ना केवल मुझे बिट्रे किया बल्कि मेरे ऑनर को मिट्टी में मिला दिया, उन्होंने मेरा सेक्रीफाइस दिया, फिर वो बेशर्मी से जाकर रिवॉर्ड को भी मांग रहे हैं, ये कहकर कि उन्होंने वर्ल्ड को बचाया है और वो एक हीरो हैं। मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं किसी भी तरह उन्हें ढूंढूंगा और उन सभी को अपने इसी हाथों के साथ हेल के अंदर भेज दूंगा। ये सब बोलने के बाद वो थोड़ा शांत होता है और फिर अपने मन में सोचता है लेकिन इन सभी चीजों को करने से पहले मुझे काफी केयरफुल रहना होगा क्योंकि मैं किसी भी तरह से पकड़ा नहीं जा सकता या फिर अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता। इस सोचने के बाद वो अपने फोन को देखते हुए बोलता है ठीक है, तो ये लड़का जिसकी एकेडमी में जाता है वो है। ये बोलने के साथ ही वो स्माइल करने लगता है।
है। देखते हैं ये एकेडमी किसी और की नहीं बल्कि असाई के एक दोस्त की थी, जो कि पेंटाग्राम सेंट का एक मेंबर है, इवाको। इन सभी चीजों को देखने के बाद असाई बोलता है मैं भी अभी उठा और मुझे पता चलता है कि मेरी कंडीशन वो काफी बुरी है। सच में कितना बेकार लक है। इन सबको छोड़कर अगर मैं इवाको के बारे में सोचूं तो वो काफी होशियार बंदा है। मुझे नहीं लगता उसे डिफीट करना इतना आसान होगा, क्योंकि वो अपनी वीकनेस किसी को भी शो नहीं करता। इसके अलावा हम दोनों के बीच के लेवल का डिफरेंस वो काफी बड़ा है और इस समय उसे हराने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। ये सब सोचने के बाद असाई वहीं बेड पर लेट जाता है और अपने हाथ को देखते हुए बोलता है मैं फिलहाल बस लेवल 1 पर हूँ और इस समय मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बस एक ही चीज है, जो कि है अपने लेवल को इंक्रीज करना। अपने लेवल को इंक्रीज करने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा, बस तुम मेरा वेट करो। इवाको तुम मेरे पहले टारगेट होने वाले हो। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम सीधा एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर इसाही वो खुद को मिरर के अंदर देखते हुए सोचता है ठीक है अब मैं यहाँ से बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकता हूँ। मसाई के पीछे उसके डॉक्टर को देखते हैं, जहाँ पर वो बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम बस एक हफ्ते के अंदर पूरी तरह ठीक हो गए। ये सच मुझ सेंध का आशीर्वाद हो सकता है। डॉक्टर के बात को सुनकर ईसाई बोलता है डॉक्टर ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर वो अपने मन में सोचता है ये सब बस मेरी पावर का एक नमूना है। ये सोचने के बाद असाई वहाँ से जाते हुए डॉक्टर से बोलता है मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। डॉक्टर बोलता है हाँ मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो और अपना ख्याल रखना। यहीं से हम हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर असाई बोलता है मैं उन सभी चीजों को पूरा कर चुका हूँ और फिलहाल मुझे जहाँ तक लगता है मेरा लेवल इनफ होना चाहिए एक डंजन के अंदर जाने के लिए। तो फिर चलो एक डंजन के अंदर चलते हैं। ये बोलने के बाद वो थोड़ा पास्ट के बारे में बताता है, जहाँ पर डॉक्टर ने उससे कहा था तुम्हारी पूरी फैमिली वो एक एक्सीडेंट के अंदर मारी जा चुकी है। इस चीज को याद करने के बाद असाई आगे बढ़ते हुए बोलता है सच में मुझे काफी बुरा लग रहा है इस बच्चे के लिए, क्योंकि इसे अभी तक काफी सारी चीजों से सफर करना पड़ रहा होगा, लेकिन इस बॉडी में आना सच में मेरे लिए एक अच्छी बात है। अब इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जिसकी मैं परवाह करूं और इसी वजह से मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। फिर वो अपने सामने एक डंजन को देखते हुए बोलता है तो क्या ये वही जगह है जहाँ पर मुझे आना था। ये बोलने के बाद वो अपने चेहरे को ढकते हुए अपने मन में सोचता है अपने लेवल को बढ़ाने और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैं यहाँ पर कुछ चीजों को चेक करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वो डंजन के इंचार्ज के पास जाकर उसके सामने अपनी आइडेंटिटी को रखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो इंचार्ज असाही के हाथ को पकड़ लेता है। इंचार्ज के ऐसे रवैये को देखकर असाही उससे बोलता है आखिर ये क्या मजाक है। वो इंचार्ज बोलता है तुम्हारा लेवल वो बस 27 है और ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर एडवेंचर का लेवल कम से कम 30 तो होना चाहिए। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हारा लेवल वो 30 से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले इस डंजन के अंदर जाने के बाद जिंदा वापस लौट आओगे? सच में मुझे ऐसा लगता है कि तुम सुसाइड करना चाहते हो। इंचार्ज के बात को सुनकर असाई बोलता है मुझे यकीन है ये रूल बस नॉर्मल पीपल के ऊपर लागू होता है। ये बोलने के बाद वो उससे अपने हाथ को छुड़ा लेता है और उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए बोलता है मैं टोकीगो एडवेंचर ट्रेनिंग एकेडमी का एक स्टूडेंट हूँ और अगर मैं इस डंजन के अंदर जाना चाहता हूँ तो मुझे यकीन है ये ठीक होना चाहिए। ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है जब मैं हॉस्पिटल के अंदर था तब मुझे इसके बारे में पता चला। हम उस इंचार्ज को देखते हैं जो बोलता है हाँ आपने सही कहा, लेकिन असाही के इतना बोलने के साथ ही उसके पीछे से एक आवाज आती है तुम। हम उससे थोड़ी ही दूरी पर पेड़ के नीचे वो असाही से बोलते हैं सच में तुमने बहुत ही ज्यादा बकवास कर ली। वो आदमी तुमसे ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो तुम्हारे लिए वरीड है, क्या तुम्हें नहीं पता? उसके बगल में खड़ा एक बंदा बोलता है सच में तुम तो अभी नौसिखिए भी नहीं हुए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा प्लेस वो कहाँ है। उन सभी के बात को सुनने के बाद असाही उन्हें इग्नोर कर देता है और इंचार्ज से बोलता है क्या मुझे बस यहाँ पर साइन करना होगा? वो इंचार्ज बोलता है हाँ। उसके इतना बोलने के साथ ही असाही वहाँ पर साइन कर देता है और फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है मुझे यकीन है अब इस चीज को लेकर कोई भी इशू नहीं होगा। वो इंचार्ज बोलता है तुम्हारे ये कहने के बाद भी मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है तो अपना ख्याल रखना। असाही वहाँ से जाते हुए बोलता है हाँ मुझसे ये बात कहने के लिए तुम्हारा थैंक। फिर वो इंचार्ज वहाँ पर खड़े उन तीनों से बोलता है तुम लोग मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग इसे फॉलो करो क्योंकि हम उसे इस तरह से सुसाइड करने नहीं दे सकते। इंचार्ज के बात को सुनकर उनमें से एक पर्सन बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हम मुझे जैसे किसी पर्सन के लिए ऐसा करेंगे? वो ये बातें कर रहा था तभी उसके पीछे से चश्मिश बोलता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये काफी अच्छी बात है? किसी को ये नहीं पता चलेगा कि आखिर उस डंजन के अंदर हुआ क्या, तो अगर हम वहाँ पर कुछ भी करें इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैंने गलत कहा? चश्मिश के इतना बोलने के साथ ही वो तीनों डंजन की तरफ भागते हुए बोलते हैं सच में अब उस बच्चे के साथ क्या होगा ये बस हमारे ऊपर ही रिलाई करता है। उन तीनों
तीनों को डंजन के अंदर जाता देख इंचार्ज बोलता है ट्रबल के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ पर वो तीनों डंजन के अंदर पहुंच चुके थे। डंजन के अंदर आने के बाद चश्मिश बोलता है ठीक है, हमें यहाँ पर वही करना है जो कि हम लोग हमेशा करते हैं। येलो ईयर बोलता है हाँ, उस बच्चे को मारना और बाद में ये बोलना कि उसे मॉन्स्टर ने मार डाला। सच में इन इडियट्स की वजह से हमारी जेब वो हर बार पूरी तरह से भर जाती है। ये सब बातें बोलते हुए वो लोग सीधा डंजन के अंदर दौड़ते हुए जा रहे थे। लगातार 10 मिनट तक दौड़ने के बाद भी उन्हें असाही का कोई भी पता नहीं चलता। चश्मिश बोलता है हम लोग काफी देर से दौड़ रहे हैं लेकिन फिर भी हमें उस बच्चे का पता नहीं चला। गोल्डन ईयर बोलता है हाँ, आखिर वो बच्चा गया कहाँ पर, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये बोलने के बाद येलो ईयर अपने सामने इशारा करते हुए बोलता है देखो वहाँ पर। फाइनली हमें वो दिख गया। हम उनके सामने असाही को देखते हैं जो कि चुपचाप आगे बढ़ रहा था और उसी के सामने काफी सारे मॉन्स्टर भी थे जो कि इसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद असाही वो अपने ऑरा को रिलीज करता है। फिर असाही वहाँ पर अपने फायर एट्रीब्यूट और उसी के साथ अपने विंड एट्रीब्यूट को यूज करते हुए सीधा सामने की तरफ एक अटैक करता है। असाही का ये अटैक सीधा जाकर उन मॉन्स्टर को हिट करता है और उसके एक ही अटैक के अंदर वहाँ पर जितने मॉन्स्टर खड़े थे वो सब मारे जाते हैं। असाही के ऐसे पावर को देखकर चश्मिश बोलता है नो वे, ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। वहीं उसके पीछे खड़ा तीसरा बंदा बोलता है उसने अपने एक ही अटैक के अंदर एक डी रैंक के डंजन को पूरी तरह से क्लियर कर दिया। येलो ईयर बोलता है यहाँ पर इससे भी इम्पोर्टेंट कुछ है, वो देखो रेयर ड्रॉप आइटम। इस ड्रॉप को देखने के बाद उन तीनों के मन में काफी लालच आ जाता है। वो तीनों इसे देखते हुए अपने मन में सोचते हैं अगर हमने इसे बेच दिया तो कम से कम 6 महीने तक हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा उस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि उसने अभी तक हमें नोटिस नहीं किया। सच में वो काफी इडियट है, उसे मारने के बाद हम ये सभी रेयर ड्रॉप ले लेंगे। इतना बोलने के बाद चश्मिश के पास के 2 बंदे वो दोनों असाही को घेरने के लिए साइड के वाल पर चले जाते हैं। एक बंदा एक साइड तो दूसरा बंदा दूसरे साइड। इसी के साथ चश्मिश वो चिल्लाते हुए बोलता है चलो दोनों लोग एक साथ इसे मार डालो। उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं उसके टीममेट जो अपने मैजिक का यूज करते हुए सीधा असाही के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन दोनों को अपने ऊपर अटैक करता देख असाही अपने मास्क को हटाते हुए बोलता है क्या बकवास है, तुम लोग सच में ऐसा सोचते हो कि तुम लोग मुझे यहाँ पर मार सकते हो। फिर असाही उनके अटैक को डॉज करते हुए आगे बोलता है फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा एरा है, क्योंकि हर जगह पर कोई ना कोई ट्रेस दूसरे के आइटम को छीनने की पूरी कोशिश करता है। असाही को अपने अटैक से बचता देख येलो ईयर बोलता है क्या उसने इसे डॉज कर लिया। वहीं तीसरा बंदा बोलता है नो वे, आखिर वो ये कैसे कर सकता है, हमने उसके ऊपर अचानक से अटैक किया था तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। उनके इतना बोलने के साथ ही चश्मिश वो अपने फायर एट्रीब्यूट का यूज करते हुए सीधा असाही के ऊपर अटैक करता है और उससे बोलता है चलो मर जाओ। उसके इतना बोलने के साथ ही हम असाही को देखते हैं जो अपने फिस्ट को तैयार करता है और सीधा उसके पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। असाही के बस एक ही अटैक के अंदर उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है, उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और चश्मिश वो दूर जाकर एक वॉल से टकराता है और शायद यहीं पर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उसे हिट करने के बाद असाही बोलता है तुम जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए मुझे अपनी पावर को यूज करना पड़ रहा है, मैं सच में तुम दोनों को यहीं पर क्रश कर दूंगा और अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि ये तो बस मेरे रिवेंज की एक शुरुआत है। असाही के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम तो इधर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई और पर्सन भी डंजन के अंदर आया था। अंदर आने के बाद वो पर्सन बोलता है मैं एकेडमी के एक स्टूडेंट की बात को सुनने के बाद यहाँ पर आया हूँ। हमें इसके बारे में बताया जाता है ये इवाको का सबऑर्डिनेट है जिसका नाम है योइची। योइची अपने सामने देखते हुए बोलता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या जिसकी वजह से ये सभी लोग इस तरह से पड़े हैं, मुझे सच में ये बात समझ नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम असाही के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर असाही वो अपने कार्ड को देखते हुए बोलता है डी रैंक डंजन के अंदर जाने की वजह से मेरा लेवल अप हो गया और इसी के साथ मैंने वहाँ पर अपने वाइल्ड मैजिक को भी टेस्ट कर लिया। इसके अलावा मेरे पास एक फेक आइडेंटिटी है जिसका यूज करते हुए मैं कहीं से भी अपने रिकॉर्ड को मिटा सकता हूँ। हम देखते हैं असाही के पास 2 आइडेंटिटी थी जिनमें से पहले आइडेंटिटी के अंदर उसका लेवल 1 था, वहीं दूसरे के अंदर उसका लेवल 27। इसे देखते हुए असाही बोलता है सच में ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। फिर वो अपने बिस्तर पर लेटते हुए आगे बोलता है ठीक है कल मुझे अपने एकेडमी के अंदर भी
जाना है। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन एकेडमी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर असाही वो चुपचाप आगे बढ़ रहा था, तभी कोई पीछे से बोलता है क्योसुके। हम देखते हैं ये एक लड़की थी जो असाही को हाई करते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग, क्या तुम ठीक हो। हमें इसके बारे में बताया जाता है ये असाही की क्लासमेट है जिसका नाम है असाही केरिन। और हाँ, ये असाही बोलने में सेम है लेकिन लेटर में डिफरेंस है, एक में एच है एक में एच नहीं है। केरिन के बात को सुनकर असाही बोलता है हाँ मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ। केरिन बोलती है हाँ ये जानकर मुझे काफी खुशी हुई क्योंकि मैं तुमको लेकर काफी ज्यादा वरीड थी। केरिन के बात को सुनकर असाही अपने मन में सोचता है केवल यही एक पर्सन है जिसे लेकर ये बच्चा काफी वरीड था। मुझे लगता है सच में ये इसके काफी क्लोज है। असाही ये बात सोच रहा था तभी कोई साइड से बोलता है तो तुम यहाँ पर हो, एक नो एट्रीब्यूट एबिलिटी यूजर। सच में मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही मुश्किल से बचे हो वरना तुम वहीं पर मारे जाते। असाही के सामने इसी एकेडमी के 3 स्टूडेंट को देखते हैं जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं और चूंकि मैं जो तुम जैसे किसी लेवल 1 की प्रोटेक्शन कर रहा हूँ तो फिर मुझे इसके बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए और मुझे यकीन है कि तुम उसे यहाँ पर लाए होगे। मुझे सच में पैसों की काफी जरूरत है तो ऐसा रहेगा अगर तुम मुझे वो दे दो। उसके बाद को सुनकर असाही अपने मन में सोचता है मुझे यकीन है ये वही बास्टर्ड होगा जिसने कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर को काफी ज्यादा परेशान किया था। असाही ये बात सोच रहा था तभी केरिन सामने आते हुए बोलती है तुम लोग रुक जाओ, वो अभी अभी हॉस्पिटल से आया है तो फिर तुम्हें इसे इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं ये बातें बोलते हुए केरिन के हाथ भी कांप रहे थे जिसे असाही भी नोटिस कर लेता है। इसे नोटिस करने के बाद वो सामने आते हुए बोलता है केरिन मेरी तरफ से बोलने के लिए तुम्हारा थैंक्स, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैं अकेले इन सभी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। असाही के बात को सुनकर वो सभी लोग हंसते हुए बोलते हैं धिक्कार है, एक नो एट्रीब्यूट भी इस तरह की बातें करता है। वहीं दूसरा बंदा बोलता है सच में एक लड़की के सामने कूल बनने के लिए तुम्हें इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए। वहीं तीसरा बंदा असाही का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम सच में एक यूजलेस हो जो कि मैजिक का यूज भी नहीं कर सकता, तो फिर तुम्हें इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। उन सभी के बात को सुनकर असाही बोलता है मुझे लगता है मुझे ये याद दिलाना होगा कि आखिर तुम सभी का प्लेस वो कहाँ है। ये बोलने के बाद असाही अपने उसी बात को याद करता है जो कि उसने बॉडी के ओरिजिनल ओनर से कहा था तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे नाम को कभी खराब नहीं होने दूंगा और फ्यूचर में चलकर तुम्हें पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बनाऊंगा। ये याद करने के बाद असाही उन तीनों से बोलता है मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो हमेशा अपने प्रॉमिस को पूरा करता है। असाही की इस बात को सुनकर उनमें से एक बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने फायर एट्रीब्यूट मैजिक का यूज करते हुए बोलता है तुम्हें इस तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है इसी की वजह से तुम मारे जाओ। हम केरिन को देखते हैं जो इन सभी चीजों को देखते हुए बोलती है नो वे, वो लोग डंजन के बाहर मैजिक का यूज कर रहे हैं जो कि एकेडमी के रूल्स के अगेंस्ट है। हम उसी बंदे को देखते हैं जो असाही से चिल्लाते हुए बोलता है तुमने हमारे सामने इस तरह की बातें बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मैं तुम्हें इसी चीज की सजा दूंगा तो रिग्रेट मत करना। ये बोलने के बाद वो असाही के ऊपर अपने फायरबॉल से अटैक कर देता है और उससे आगे बोलता है चलो इसे हैंडल करो। हम असाही को देखते हैं जो कि बहुत ही ध्यान से उस अटैक को एनालाइज कर रहा था। फिर वो अपनी वाइड की पावर को यूज करके बस अपने इमेजिनेशन से ही अपने हाथ में एक फायरबॉल को क्रिएट करने लगता है। फायरबॉल को क्रिएट करने के बाद वो उसे सीधा सामने की तरफ थ्रो करता है तो जाकर सामने से आ रही फायरबॉल में टकराता है और इसकी वजह से वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है। असाही मैजिक का यूज कर सकता है। इस चीज को देखकर साइड में खड़े उसके टीममेट चिल्लाते हुए बोलते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, ये दोनों मैजिक तो सेम थे। पर्पल हेयर वाला बंदा बोलता है हाँ लेकिन आखिरकार वो इसका यूज कैसे कर पाया। इसके बाद हम असाही को देखते हैं जो कि उससे बोलता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। असाही के बात को सुनकर वो बंदा गुस्से में बोलता है डैम इट। फिर वो अपने टीममेट से चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम दोनों वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो जल्दी आओ और इससे डील करने में मेरी मदद करो। उसके बाद को सुनकर वो दोनों भी असाही के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम इसे यहीं पर मार डालेंगे। हम असाही को देखते हैं जो बहुत ही आसानी के साथ उनके मैजिक एट्रीब्यूट को भी कॉपी कर लेता है और वो उन्हीं के मैजिक का यूज करते हुए उन दोनों के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ काउंटर कर लेता है। इस चीज को देखने के बाद पहला बंदा बोलता है आखिर ये क्या बकवास है। वहीं येलो हेयर बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मल्टीपल मैजिक एट्रीब्यूट का यूज कर सकता है। सबसे लास्ट में तीसरा बंदा बोलता है लेकिन मैंने पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। तो सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे तभी असाही बोलता है क्या तुम सभी लोग सेटिस्फाइड हो गए, अगर ऐसी बात है तो फिर अब मेरी बारी। फिर असाही वहाँ पर अपने पावर को रिलीज करते हुए आगे बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी हालत इतनी बुरी कर दूंगा कि तुम दोबारा किसी को परेशान ना कर पाओ। असाही के ऐसे पावर को देखकर और ऐसे
से बात को सुनकर वो सभी लोग घबराते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। असाही उनमें से एक बंदे को रोकते हुए बोलता है, तुमने क्या कहा था? खैर, मुझे तुम्हारा आंसर सुनने की कोई भी जरूरत नहीं। इतना बोलने के बाद असाही उसका मुंह पकड़ लेता है और फिर उससे आगे बोलता है, तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े, मैं तुमसे बस एक ही बात बोलना चाहूंगा। आज तुम कितना भी ट्राई क्यों ना करो या फिर कुछ भी क्यों ना बोलो, लेकिन मैं अपने इस अटैक को रोकने वाला नहीं हूँ। देखते हैं असाही ने वहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल पंच को तैयार किया था। वो अपने पंच का यूज करते हुए सीधा उसके फेस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके नाक से ब्लड आने लगता है और वो बंदा वो उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। असाही की ऐसी पावर को देखकर कैरिन बोलती है, असाही क्या तुम ठीक हो? हम असाही को देखते हैं जो स्माइल करते हुए बोलता है, असाही क्योसुके, अब से कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने के बारे में सोचेगा भी नहीं। असाही के इतना बोलने के बाद हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों अपने टीममेट को ले जाते हुए बोलते हैं, हमने जो किया हम उसके लिए तुमसे माफी मांगते हैं, क्या ये ठीक है? इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जिसे कि असाही ने पीटा है। वो बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ दिनों की छुट्टी के बाद ये इतना ज्यादा बदल कैसे गया। फिर हम असाही को देखते हैं जो बोलता है, आखिरकार वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इसके बाद हम एकेडमी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर असाही और कैरिन वो दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी असाही को देखकर कुछ न कुछ कानाफूसी कर रहे थे। उन सभी की ऐसी हरकत को देखकर असाही अपने मन में सोचता है, क्या मैं काफी ज्यादा बदल चुका हूँ? ये बोलकर असाही अपने क्लासरूम की तरफ आगे बढ़ जाता है। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि सामने आते हुए बोलता है, क्या मुझे थोड़ी जगह मिलेगी? फिर वो पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम हो असाही क्योसुके? देखते हैं ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि योइची है जो डंजन के अंदर से यहाँ पर असाही को ढूंढते हुए आया है। वो असाही से बोलता है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा? उसे देखते हुए असाही अपने मन में सोचता है, आखिर ये है कौन? इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मुझसे अपर क्लास का होगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसे इग्नोर कर देना चाहिए। सोचने के बाद असाही वहाँ से जाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, क्लास शुरू होने वाली है तो फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। योइची बोलता है, कम ऑन, मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया नहीं, मेरा नाम है योइची, द लीडर ऑफ बीटिंग द कैट। उसके बाद को सुनकर किरिन बोलती है, क्या बीटिंग द कैट? ये तो वही क्लैन है जिसे प्रिंसिपल इवाको ने बनाया है। योइची आगे बोलता है, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ असाही, और हाँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मुझे बस तुम्हारे थोड़े से टाइम की जरूरत है। योइची की बात को सुनकर असाही वहीं पर रुक जाता है और पीछे घूमते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता, चलो बताओ तुम्हें क्या काम है? योइची बोलता है, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ, क्या वो तुम ही हो जिसने एडवेंचर्स को डिफीट किया? लास्ट नाइट एक डी रैंक डंजन के अंदर वो लोग मुझे मिले। योइची के बात को सुनकर असाही बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है, ये इन्फॉर्मेशन तो बाहर नहीं आनी चाहिए थी, आखिर इसे उसके बारे में कैसे पता चला? योइची बोलता है, मुझे बताया गया था कि एक हमारी एकेडमी का स्टूडेंट वो उस डंजन के अंदर गया है, तो मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस डंजन के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद मुझे वो एडवेंचर जमीन पर पड़े हुए मिले। वो इनफेमस क्रिमिनल हैं और वो लोगों को डंजन के अंदर ले जाकर वहीं पर मार डालते हैं। इसके अलावा मैंने सुना कि तुम आज सुबह ही मल्टी एट्रीब्यूट का यूज कर रहे थे, चलो मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी दो। योइची के बात को सुनकर असाही स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, इसका मतलब ये इस चीज को लेकर श्योर नहीं है कि उस डंजन के अंदर जो हुआ वो मैंने ही किया था। हम योइची को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है, चलो जल्दी से बताओ, वो तुम ही हो ना जिसने उन सभी को डिफीट किया? असाही बोलता है, आज सुबह मेरे ऊपर अचानक से एक अटैक हुआ जिसकी वजह से सच में मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था, और वैसे भी मेरा लेवल 1 है, तुम्हें क्या लगता है लेवल 1 के साथ मैं उन सभी को डिफीट कर सकता हूँ? ये बोलने के बाद असाही योइची को अपने लेवल 1 की आइडेंटिटी को दिखाता है। असाही की आइडेंटिटी को देखने के बाद योइची अपने मन में सोचता है, सच में इसका लेवल तो 1 है और इसके पास वाइड एट्रीब्यूट भी है, क्या इसका मतलब यह है कि किसी ने फालतू में मेरे टाइम को बर्बाद करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है? ये सब बातें सोचने के बाद वो गुस्से में अपना दांत पीस कर वहाँ से जाने लगता है। वो जाते हुए असाही से बोलता है, मुझे माफ करना तुम्हें परेशान करने के लिए, और हाँ मैं ये चाहूंगा कि तुम फ्यूचर के अंदर कभी भी सस्पिशियस बिहेव ना करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बोलने के बाद योइची वहाँ से निकल जाता है। उसके यहाँ से जाने के बाद असाही अपने मन में सोचता है, तो इसका नाम योइची है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं इसका यूज कर सकता हूँ, और वैसे भी वो बिना किसी प्रॉब्लम के डायरेक्ट इवाको से मिल सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे उसे अपना एक मोहरा बनाना होगा, लेकिन मुझे इंतजार करना होगा क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया। उस मैजिक को यूज करने में अभी भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। असाही के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम योइची को देखते हैं जो कि किसी से
बोल रहा था, कल रात डी रैंक डंजन के अंदर जो हुआ था मैंने उन सभी चीजों की रिपोर्ट आपको दे दी है, बस यही हुआ था। योइची के सामने हम इस एकेडमी के प्रिंसिपल को देखते हैं, इवाको योइची से बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने कोई गलती की है? मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम इन सभी चीजों की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सीक्रेटली करो। हमें इसके बारे में बताया जाता है, इसका नाम है इवाको, जो कि इस एकेडमी का प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर बोल सकते हो। इसी के साथ इवाको वो पेंथाग्राम सेंध का एक मेंबर भी है। इवाको के बात को सुनने के बाद योइची उससे माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ करिए, मैं तुरंत सीक्रेटली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का ट्राई करूंगा। योइची के बात को सुनकर इवाको आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम भूल गए न्यूबीज हंट के अंदर मैं भी शामिल हूँ, और अगर सभी को ये बात पता चल गई तो मुझे भी क्रिटिसाइज किया जाएगा, इसलिए तुम ये बात मत भूलना, क्योंकि अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो एक झटके के अंदर तुम गायब हो जाओगे। इवाको के बात को सुनकर योइची चिल्लाते हुए बोलता है, मैं समझ गया प्रिंसिपल इवाको। ये बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है, डैम इट, आखिर मैं इन फालतू की चीजों को डील क्यों करूं? अगर मुझे पता होता कि चीजें ऐसी हो जाएंगी तो मैं इस पर और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करता और उन तीनों बास्टर्ड से और ज्यादा पैसे वसूल करता। फिर हम प्रिंसिपल इवाको को देखते हैं, जो बोलता है, मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही। योइची बोलता है, आखिर क्या है? इवाको बोलता है, तुम्हारी रिपोर्ट के हिसाब से एक स्टूडेंट जो कि कम से कम 3rd ईयर में है इस डंजन के अंदर गया था, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे नहीं लगता कोई 3rd ईयर का स्टूडेंट वो कल रात उस डंजन के अंदर गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग न्यूबीज कांड करते हुए किसी मॉन्स्टर के हाथों डिफीट हुए होंगे, और तुम यहाँ पर बस सभी चीजों को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हो। सभी चीजों के बारे में सोचने के बाद मैं बस इसी कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ। योइची बोलता है, क्या सच में ऐसा ही हुआ है? इवाको बोलता है, हाँ, जब तक कि कोई असामान्य इंसिडेंट ना हुआ हो। इवाको के बात को सुनकर योइची एसआई के आइडेंटिटी कार्ड के बारे में याद करते हुए बोलता है, क्या असामान्य? याद करने के बाद वो प्रिंसिपल इवाको से बोलता है, प्रिंसिपल इवाको, ये हो सकता है कि इस चीज के अंदर कोई यूनिक एट्रीब्यूट वाला पर्सन शामिल हो। इवाको बोलता है, क्या एक यूनिक एट्रीब्यूट? हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद इवाको स्माइल करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो प्रिंसिपल इवाको, आप इन सभी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। इवाको के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एकेडमी के सभी स्टूडेंट वो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे। तभी एक बंदर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर वो जंप करके एक स्टूडेंट के सामने आ जाता है। अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखने के बाद वो स्टूडेंट चिल्लाते हुए बोलता है, वो मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं, जो सभी स्टूडेंट को देखने के बाद रोर करने लगता है, लेकिन तभी कोई अपने हाथ में मैजिक को एक्टिवेट करता है और सीधा उस मॉन्स्टर के पीठ पे अटैक करता है, और बस सिंगल हिट के साथ वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। हम देखते हैं इस मॉन्स्टर को डिफीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि योइची था। वो सभी से बोलता है, तुम लोग अपने फॉर्मेशन को ब्रेक मत करो। योइची को देखने के बाद सभी स्टूडेंट बोलते हैं, योइची ये तो सच में अमेजिंग है, क्योंकि उसे प्रिंसिपल इवाको ने चूज किया है। वहीं दूसरा बंदा बोलता है, शायद मुझे भी बीटिंग द कैट को ज्वाइन कर लेना चाहिए। सभी की बात को सुनकर योइची बोलता है, ठीक है, जबकि इस एरिया के पूरे मॉन्स्टर मर चुके हैं तो फिर चलो यहाँ से। ये बोलकर योइची वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पूरे टीममेट उसे सैल्यूट करते हुए बोलते हैं, तुमने अच्छा काम किया योइची। योइची बोलता है, हाँ, मैं इन सभी चीजों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे उम्मीद है तुम इसे हैंडल कर सकते हो। वो सभी लोग बोलते हैं, हाँ, हम समझ गए। फिर योइची आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो अब उस चीज को करने का टाइम आ गया है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने पास से एक चेन जैसे दिखने वाले किसी आइटम को बाहर निकालता है और उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है, चलो मुझे असाई के लोकेशन के बारे में बताओ। योइची के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो चेन वो एक तरफ जाने लगता है। उस चेन को दूसरी तरफ जाता देख योइची अपने मन में सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, वो बाकी स्टूडेंट के मुकाबले काफी दूर गया है। मुझे ये तो नहीं पता वो क्या करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो इस डंजन के अंदर मारा ना जाए, और अगर वो मर जाए तो कम से कम मुझे उसकी डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए, और अगर बाई चांस वो जिंदा भी रहा तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं खुद ही उसे मार डालूंगा, क्योंकि वैसे भी डंजन के अंदर ये सब चीजें होना बहुत ही आम बात है। सबसे पहले वो डंजन का इंसिडेंट और उसके हॉस्पिटल से आने के बाद एकेडमी के अंदर कई सारी प्रॉब्लम को क्रिएट किया है। इसके बाद हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर योइची और उसके सामने वही तीनों बंदे बैठे थे जो कि स्टार्टिंग में एकेडमी के अंदर योइची से फाइट करने के लिए आए थे। योइची उन सभी से बोलता है, क्या तुमने जो कहा वो सच है? वो सभी चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ, हमारी बात का यकीन करो, हमने जो कहा वो सच है। उस नो एट्रीब्यूट ने हम सभी के ऊपर अटैक किया, वो भी हमारे सेम मैजिक का यूज करते हुए। येलोहियर बोलता है, इतना ही नहीं बल्कि उस बास्टर्ड ने ऐसे फ्लेम को एक्टिवेट किया जिसे कि मैंने अपने लाइफ के अंदर पहले कभी नहीं देखा। वो फ्लेम सच में बहुत
बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। उन तीनों के बात को सुनकर योइची बोलता है, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। इसके अलावा मैं यहाँ पर तुमसे जो पूछने के लिए आया था वो मैं पूछ चुका हूँ। योइची के बात को सुनकर उन तीनों में से एक बंदा बोलता है, तो फिर अब आप क्या करेंगे? योइची अपने टीममेट से बोलता है, चलो इन तीनों को एक लेसन सिखाओ, क्योंकि ऐसे कमजोर लोग के होने का कोई भी मतलब नहीं जो कि बार बार हार जाते हैं। योइची के बात को सुनकर वो तीनों चिल्लाते हुए बोलते हैं, नो वे, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आपने ये प्रॉमिस नहीं किया था कि आप हमें यहाँ से चुपचाप जाने देंगे? इसके अलावा वो पर्सन वो पहले ही ह्यूमन लिमिट को ब्रेक कर चुका है। फिर हम पलजन का सीन देखते हैं जहाँ पर योइची आगे बढ़ते हुए बोलता है, उसके फेस पर मुझे जो डर दिखा वो कोई नॉर्मल डर नहीं था, और इसी चीज को मेक श्योर करने के लिए मैंने उसे बीटिंग द कैट स्पेशल क्लासेस के अंदर भेजा, लेकिन उसने तो वहाँ पर अपनी बस इल्यूजन की पावर को ही शो किया। लेकिन मुझे इन सब चीजों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस डंजन के अंदर काफी पावरफुल मॉन्स्टर और मुझे नहीं लगता वो उन सभी को हैंडल कर सकता है। वो ये सब बातें बोलते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसे अपने सामने एक मॉन्स्टर की लाश दिखाई देती है। इस मॉन्स्टर की डेड बॉडी को देखने के बाद योइची बोलता है, क्या एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी? मुझे यकीन है ये ऐसा ही नहीं किया होगा। उसने इस मॉन्स्टर के ऊपर बस एक ही अटैक किया था, इसका मतलब वो सच में काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर मैं पावर की बात करूं तो इस चीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वैसे ये काम करने के लिए मुझे इवाको ने कहा है, तो फिर मेरे पास इसके अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। हाँ, लेकिन एक दिन मैं इवाको को सरपास जरूर करूंगा। इसके बाद मैं पेंटाग्राम के अंदर उसके पोजीशन को ले लूंगा और इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना रूल करूंगा। ये सब बातें सोचते हुए वो जोर जोर से हंस रहा था। फिर वो उसी आइटम को देखते हुए अपने मन में सोचता है, लेकिन इससे पहले मुझे किसी को ये नहीं पता चलने देना होगा कि उन न्यूबीज के हंट के अंदर मैं भी शामिल हूँ। जहाँ तक असाही का सवाल है, मुझे लगता है वो फ्यूचर के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है, इसलिए मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि इस डंजन के अंदर उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए। इसके बाद हम उसी चेन को देखते हैं जो कि एक दीवार के पास जाकर रुक जाती है। इस चीज को देखने के बाद योइची उस वॉल के पास जाते हुए बोलता है, ठीक है, मुझे लगता है वो यहीं पर होना चाहिए। ये सोचने के बाद जब वो अपने सामने देखता है तब उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है, क्योंकि उसके सामने असाही वो कई सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद उनकी लाशों के ऊपर बैठा था। योइची को देखने के बाद असाही बोलता है, तो तुम फाइनली यहाँ पर आ गए, तुम्हारा इंतजार करते करते मैं तो थक गया। असाही के बात को सुनकर योइची अपने मन में सोचता है, क्या उसे मेरे बारे में पता था? लेकिन मैंने तो अपनी पलजेंस को पूरी तरह से हाइड कर रखा था। वो ये बातें सोच रहा था, तभी असाही बोलता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारी पलजेंस को कैसे नोटिस कर लिया? असाही के इस बात को सुनकर योइची वापस से अपने मन में सोचता है, आखिर वो मेरे थॉट को कैसे पढ़ सकता है? ये सोचने के बाद वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर तुम क्या हो? योइची उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, मैंने सुना कि इवाको ने तुम्हें खुद ही चूज किया है, लेकिन तुम उतने भी स्ट्रांग नहीं जितना कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। खैर, मैं तुम जैसे किसी पर्सन से उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ जो कि न्यूबीज को हंट करता है और उनके पैसे को चुराता है। असाही की इस बात को सुनकर योइची बोलता है, कैसे? आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? असाही उससे बोलता है, योइची, ऐसा लगता है कि तुम्हें दूसरों को परेशान करने में काफी मजा आता है, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता कि जब कोई तुम्हारा हंट करे तब कैसा लगता है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं आज तुम्हें इसी चीज का एहसास कराऊंगा और अपने मैजिक का यूज करते हुए मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम अच्छे से सफर करो। असाही की बात को सुनकर योइची बोलता है, तुम सच में एक बहुत ही खतरनाक बास्टर्ड हो, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। फिर वो अपने स्वॉर्ड के ऊपर अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, और इसी वजह से मैं आज तुम्हें किसी भी कीमत पर मार डालूंगा। ये बोलने के साथ ही योइची बहुत ही स्पीड के साथ अपनी जगह से आगे बढ़ता है और असाही के ऊपर अटैक करता है, लेकिन असाही वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर असाही भी वहाँ पर अपने वाइड एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करके फायर को क्रिएट करता है। फायर को एक्टिवेट करते हुए असाही बोलता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? अब मुझसे ये मत बोलना कि तुम्हारी यही रियल पावर है। ये बोलने के बाद असाही योइची के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन योइची वो उसके फायर को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे स्किल का लेवल वो मुझसे हाई है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ये बोलने के बाद जब वो अपने सामने देखता है तब उसे दिखाई देता है कि उसके ऊपर लाइटनिंग एट्रीब्यूट से अटैक हो रहा था, जिसे कि वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए ब्लॉक कर लेता है। लेकिन अचानक से पूरा ग्राउंड हिलने लगता है और
जमीन के अंदर से कई सारे नुकीले स्पाइक बाहर निकलते हैं। योइची इन सभी को भी एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद बोलता है डैमेज, जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम तो सच में एक मल्टी एट्रीब्यूट यूजर हो। मुझे बताओ तुम्हारे पास तो बस वाइड एट्रीब्यूट है लेकिन उसका यूज करते हुए तुम ये सब कैसे कर सकते हो। वो ये बातें बोल ही रहा था तभी हम असाई को देखते हैं जो कि उसके पीछे पहुंच चुका था और उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा था, लेकिन इसे योइची भी नोटिस कर लेता है और वो बहुत ही स्पीड के साथ पीछे घूमकर असाई के इस अटैक को ब्लॉक करता है। अटैक को ब्लॉक करने के बाद वो गुस्से में बोलता है तुम सच में मेरे प्लान के बीच में आ रहे हो। उसकी बात को सुनकर असाई तुरंत पीछे हटता है और उससे बोलता है क्या तुम्हारा प्लान। योइची बोलता है हाँ तुमने सही कहा, मैं एक दिन इवाको से भी आगे निकल जाऊंगा और फिर उसके प्लेस को लेकर एक पेंटाग्राम सेंट बन जाऊंगा। असाई बोलता है तुम इवाको को क्यों हटाओगे, बाकी पेंटाग्राम सेंट के बारे में क्या। योइची बोलता है आखिर तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहते हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि वो एक ड्रॉप आउट पेंटाग्राम सेंट है और जबकि उसे सभी ने बाहर निकाल दिया है तो अगर मैं उसकी जगह पर आ जाऊं तो मैं पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना रूल कर सकता हूं और अगर मैं एक बार वहां पर पहुंच गया तो मैं कमजोरों को बहुत ही आसानी के साथ मार सकता हूं। उसकी इन सब बातों को सुनने के बाद असाई बोलता है आखिर ये सब क्या बकवास है। योइची बोलता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। असाई बोलता है मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अब तक इवाको जितने स्ट्रांग हो चुके होगे लेकिन तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारे बारे में मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। असाई के इस बात को सुनने के बाद योइची उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करो, अगर मैं पावर, मनी और वुमेन इन तीनों को चाहता हूँ तो इसमें क्या गलत है। ये बातें बोलते हुए वो असाही के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था और असाही भी उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा था। योइची आगे चिल्लाते हुए बोलता है अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम किसी को मार भी क्यों न डालो, लेकिन कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और बस इसी वजह से मुझे पावर चाहिए क्योंकि ये एक अल्टीमेट वेपन है और अगर मैं एक बार पेंटाग्राम सेंट बन जाऊँ तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और इसी के साथ साथ मुझे सभी सेंट की वीकनेस के बारे में भी पता चल जाएगा और इसी का यूज करते हुए मैं उस वुमेन को अपना बना लूंगा। उसकी इन सभी बातों को सुनकर इसागी बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे वर्ड ये सुनने के भी लायक नहीं हैं। अब टाइम आ गया है कि मैं इन सभी चीजों को यहीं पर एंड कर दूं। ये बोलने के साथ ही असाई उसके ऊपर एक अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड वो वहीं पर टूट जाती है। अपने स्वॉर्ड को यूं टूटता देख योइची बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, मेरी स्वॉर्ड। हम असाई को देखते हैं जो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम्हारी इस फालतू की बकवास के लिए तुम्हारा थैंक्स और अब मैं उस मैजिक को यूज करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ जिसे कि मैं यूज करना चाहता था। असाई की इस बात को सुनकर योइची घबराते हुए बोलता है नहीं मेरे पास मत आओ। हम असाई को देखते हैं जो उससे बोलता है चलो देखें कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। ये बोलने के बाद वो योइची के ऊपर अपने एब्सोल्यूट हिप्नोसिस का यूज करता है। असाई की इस टेक्निक की वजह से योइची को कुछ होने लगता है और वो तुरंत जमीन के ऊपर गिर जाता है। चीज को देखने के बाद असाई बोलता है क्या मेरा मैजिक वो पहली बार में ही वर्क कर गया। सोचकर वो योइची से बोलता है चलो उठ जाओ। असाई के इतना बोलने के साथ ही हम योइची को देखते हैं जो कि तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है यस सर मैं उठकर खड़ा हो चुका हूँ। इस चीज को देखकर असाई स्माइल करते हुए बोलता है सच में ये तो काम कर गया। फिर वो योइची से बोलता है तुम फिर हाल मिशन को कंप्लीट करने में फोकस करो, बाद में ये बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। योइची बोलता है यस सर मैं समझ गया। उसके इस बात को सुनकर असाई बोलता है उसी तरह से बात करो जैसे कि तुम हमेशा करते हो। इस बात को सुनकर योइची वहाँ से जाते हुए बोलता है तो फिर ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने ग्रुप को लीड करने के लिए। ना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और पीछे से असाही जो कि उसे देखकर बस स्माइल कर रहा था। इसके बाद असाही वो जैसे ही उस एरिया से बाहर आता है हम देखते हैं कोई पर्सन जो कि उसकी तरफ ही भागते हुए आ रहा था और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि कैरीन थी। असाही के पास आने के साथ ही वो उससे बोलती है असाही क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें लेकर काफी ज्यादा वरीड थी, आखिर तुम कहाँ पर थे। कैरीन के बात को सुनकर असाही बोलता है मुझे माफ करना मैं योइची के साथ कुछ बात कर रहा था। कैरीन बोलती है क्या योइची के साथ, आखिर तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। योइची बोलता है कुछ खास नहीं बस अपने ड्रीम के बारे में। कैरीन बोलती है तो फिर क्या तुम्हें कोई अच्छी बात पता चली। असाही बोलता है हाँ मुझे एक बहुत ही अच्छी बात पता चली और इसकी वजह से शायद अब मैं अपने ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर कैरीन स्माइल करते हुए बोलती है चलो ये तो काफी अच्छी बात है, मैं होप करती हूँ कि तुम्हारा ड्रीम वो जल्दी पूरा हो जाए। असाही बोलता है हाँ मुझे भी यही उम्मीद है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे तभी पीछे से कोई उन्हें
बुलाते हुए बोलता है चलो क्लास अब एंड हो चुकी है, इसलिए सभी स्टूडेंट को अब एक साथ इकट्ठा होना होगा। उनके बात को सुनकर कैरीन असाही से बोलती है चलो चलें वरना हम पीछे ही रह जाएंगे। असाही आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है मैं सच में काफी खुश हूँ कि मैंने इस क्लास के अंदर पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इसकी वजह से मुझे एक मोहरा मिल चुका है जो कि मुझे इवाको के पास ले जाएगा। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। इवाको को देखते हैं जो बोलता है क्या तुम्हें न्यूबीस हंट के बारे में कुछ और पता चला? योइची उसे एक रिपोर्ट दिखाते हुए बोलता है यस सर, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मुझे एक यूनिक एट्रीब्यूट वाला पर्सन मिला जो कि शायद इन सभी चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट असाही है जिसका एट्रीब्यूट है वाइड। उसके साथ इंट्रोगेशन करने के लिए मैंने उसे पहले वाले प्लेस पर ही बांध कर रखा है और उसने इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया कि उसे मल्टी एट्रीब्यूट को यूज करना आता है। इस बात को सुनकर इवाको बोलता है मल्टी एट्रीब्यूट, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? हम योइची को देखते हैं जो एक डेविल सी स्माइल करता है और फिर उसके बाद इवाको को बताता है फिलहाल मुझे इसके बारे में अच्छे से नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा और टाइम देते हैं तो मैं इन सभी चीजों के बारे में पता करके आपको बता दूंगा। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन सभी चीजों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं सौंपेंगे? योइची के इस बात को सुनकर प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ ये उतना भी बुरा नहीं हुआ, ऐसे काफी लंबा टाइम बीत चुका है जब मैंने किसी को टॉर्चर नहीं किया और तुम चिंता मत करो, तुमने आज जो किया है उसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। योइची बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर चलिए उसके पास चलते हैं। इस बात को सुनकर प्रिंसिपल बोलता है नहीं मैं बाद में वहाँ पर जाऊंगा। योइची बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है हम बाद में उसके पास चलेंगे। इतना बोलने के साथ ही शायद योइची वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद इवाको किसी को कॉल करते हुए बोलता है मैं इवाको हूँ। दूसरी तरफ से कोई लेडी बोलती है तो ये ग्रेट प्रिंसिपल हैं, बताइए आपने हमें कॉल कैसे किया? इवाको बोलता है इस तरह से एक्टिंग करना बंद करो ली रियोक्सी। उसके बाद को सुनकर रियोक्सी बोलती है चलो बताओ तुमने मुझे कॉल क्यों किया? उसके बाद हमें ली रियोक्सी के बारे में बताया जाता है जो कि ली कंपनी की सीईओ है और इसी के साथ पेंटाग्राम सेंड की एक मेंबर। इवाको उससे बोलता है तुम सच में एकदम पहले जैसी हो और मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए तुम्हारे पास कॉल किया है। रियोक्सी बोलती है आखिर तुम जैसे एकेडमी के प्रिंसिपल का मेरे साथ क्या काम, तुम तो बस हमेशा सभी को मारकर अपनी जेबें भरते हो। इस बात को सुनकर इवाको बोलता है अपनी जबान संभाल कर बात करो, वैसे इन सभी को भूल जाओ। मैंने तुम्हें कॉल किया है ताकि मैं एक वाइड एट्रीब्यूट वाले स्टूडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। इस बात को सुनकर लिरुक्सी बोलती है क्या वाइड एट्रीब्यूट, आखिर इस तरह का फेलियर वो क्या ही कर सकता है? इवाको बोलता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये एक यूनिक स्किल है तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है, क्या मैंने सही कहा? लिरुक्सी बोलती है तुम्हारे बात में एक पॉइंट तो है, नहीं तुम्हारा मतलब मिसाटो द टाइम एट्रीब्यूट मैजिक से तो नहीं? इवाको बोलता है उस पर्सन के बारे में बात मत करो, उसका नाम सुनने के साथ ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। लिरुक्सी बोलती है सच में तुम तो पहले की तरह काफी ज्यादा डरपोक इंसान हो, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दे सकती क्योंकि उसने जब उस पावर का अवेक किया तब सभी एडवेंचर के बीच के पावर का बैलेंस वो पूरी तरह से बिगड़ रहा था। वेल जो सब बातें तुमने मुझसे कही इसके बारे में बात करने के लिए मैं तुम्हारे पास वापस से कॉल करूंगी, तो फिर बाद में मिलते हैं। इतना बोलकर वो कॉल को कट कर देती है। उसके इतना बोलने के साथ ही इवाको वो फोन को टेबल पर पटकते हुए बोलता है सेल्फिश लोमड़ी, सच में तुम बहुत ही बेकार इंसान हो। वैसे मैंने बहुत दिनों बाद उस पर्सन के नाम को सुना है, वो सच में बहुत ही बेकार इंसान था और मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है कि मैं अपना पूरा गुस्सा बाहर जाकर उस बच्चे के ऊपर निकालूं। उसके इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम एक फॉरेस्ट के अंदर का सीन देखते हैं। उसी फॉरेस्ट के अंदर हमें गोडाउन को देखते हैं, जिसे देखते हुए इवाको अपने मन में सोचता है फाइनली अब मैं उसे टॉर्चर करूंगा। फिर वो गेट पर लगी सील के ऊपर अपनी उंगली रखते हुए बोलता है अपना सारा गुस्सा किसी और के ऊपर तो नहीं निकाल सकता, इसीलिए मैं ये सब तुम्हारे ऊपर निकालूंगा। उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो सील ओपन हो जाता है और इवाको वो गेट को खोलते हुए बोलता है तुम्हें वेट करवाने के लिए मुझे माफ करना। बोलने के बाद जब वो अपने सामने देखता है तब उसे दिखाई देता है कि अंदर तो कोई भी नहीं होता। देखने के बाद इवाको बोलता है क्या यहाँ पर तो कोई भी नहीं है? वो ये बातें बोल रहा था तभी हम योइची को देखते हैं जो कि पीछे से इवाको के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन इवाको वो इस अटैक को नोटिस कर लेता है और बस अपने फिंगर का यूज करते हुए बहुत ही आसानी के साथ इसे ब्लॉक कर लेता है। अटैक को ब्लॉक करने के बाद इवाको गुस्से में बोलता है ऐसा लगता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मुझे लगता है ये सब तुम्हारे एरोगेंट की वजह से हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हारी थोड़ी तारीफ जो कर दी। क्या सच में तुम इस चीज को लेकर सीरियस थे? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? ये बोलने के बाद इवाको वहाँ पर अपने किसी चेन मैजिक का यूज करता है और अपने इस मैजिक का यूज करते हुए वो योइची को बहुत ही आसानी के साथ पकड़ लेता है। फिर वो उसे लात मारते हुए बोलता है इस चीज का कोई भी तरीका नहीं कि तुम जैसा कोई पर्सन वो मुझे डिफीट कर सके।
सके। उसके इतना बोलने के बाद हम योइची को देखते हैं जो कि घसीटता हुआ दूर जाकर गिरता है। रिवा को वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुमने सच में इस बार गलत चीज को चूज कर लिया, तुमने अपने चलते अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया योइची। रिवा को ये बात बोल रहा था तभी उसे कहीं से एक आवाज आती है, मैं देख रहा हूँ तुम अभी भी उतने ही इडियट हो। इस आवाज को सुनकर रिवा को उसकी तो पूरी दुनिया ही हिल जाती है। वो अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है, कौन है, आखिर कौन है। हम असाई को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए बोलता है, स्ट्रॉन्ग के सामने झुकना और जो वीक है उन्हें टॉर्चर करना सच में ये बहुत ही बुरी बात है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम पहले की तरह ही लालची हो। असाई के बात को सुनकर रिवा को चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एकेडमी प्रिंसिपल से इस तरह से बात करने की। मुझे लगता है तुम खुद ही अपने पूरे लाइफ को बर्बाद करना चाहते हो। रिवाको की बात को सुनकर असाई बोलता है, सच में तुम इसी तरह के पर्सन थे लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। रिवाको आगे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कमीने, मैं तुम्हें एकेडमी से बाहर निकाल दूंगा, चलो जल्दी से मुझे अपना स्टूडेंट आईडी दो। उसके बात को सुनकर असाई हंसते हुए बोलता है, कम से कम थोड़ा तो पेशेंस रखो, मैं फाइनली उस पॉइंट पर पहुंच चुका हूं, तो फिर चलो हम दोनों आराम से बात करते हैं, सिर्फ हम दोनों। मुझे लगता है हमें थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, इवाको हिदेकी। असाई के बात को सुनकर इवाको बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फूल बोलने की। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर अपने मैजिक को यूज करना स्टार्ट करता है जिसकी वजह से पूरी जमीन शेक करने लगती है। वो अपने मैजिक को यूज करते हुए बोलता है, मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे पावर के बीच कितना बड़ा डिफरेंस है। इसी के साथ हम उसके पीछे एक बहुत ही बड़े हैंड को देखते हैं जो कि जमीन से बाहर निकलता है। इवाको बोलता है, ये है एडवांस अर्थ एट्रीब्यूट और गाइस इवाको इस हैंड को जिस तरह से चाहे उस तरह से यूज कर सकता है। अगर वो अपनी मुट्ठी बंद करेगा तो इस हैंड की भी मुट्ठी बंद हो जाएगी। इवाको आगे यूरी से बोलता है, तुम जैसा एक स्टूडेंट कभी भी इसे हैंडल नहीं कर सकता, हेलो मर जाओ। ये बोलने के बाद वो अपने हैंड का यूज करते हुए सीधा साई के ऊपर अटैक करता है। हम उसके अटैक को देखते हैं जो कि साई के एकदम पास में पहुंच चुका था और इसी के साथ वहां पर एक एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन को देखने के बाद इवाको वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम जैसे एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को क्या लगता था वो मेरे इस अटैक को हैंडल कर सकता है। हम देखते हैं जहाँ पर उसका अटैक हिट हुआ था वहाँ का पूरा एरिया वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। वाको आगे हंसते हुए बोलता है, कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। मुझे सच में इस बात का दुख है कि मैं उसे टॉर्चर करके नहीं मार पाया। खैर मुझे अभी भी ये बात नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे लगता है मरते हुए तुम्हें अपने ऊपर रिग्रेट हुआ होगा। सच में इस तरह से मरना वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहा होगा। वो ये बातें बोलते हुए आगे बढ़ रहा था तभी उसे अपने सामने कुछ दिखाई देता है। हम उसके सामने एक पर्सन को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ा था जहां पर इवाको का अटैक हिट हुआ था। इवाको उस पर्सन को देखते हुए बोलता है, ये आखिर ये क्या है, तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। हम देखते हैं ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ईसाई था जिसे कि इवाको के इस अटैक से खरोच भी नहीं आई होती। वो इवाको से बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि चलो थोड़ी देर बात करते हैं। हम इवाको को देखते हैं जो कांपते हुए बोलता है, कैसे, ये मेरा एडवांस स्पेल था लेकिन तुम इससे भी कैसे बच गए। मैंने आज से पहले तुम जैसे स्टूडेंट को कभी भी नहीं देखा। मुझे बताओ तुम कौन हो, चलो जल्दी करो मुझे अपना नाम बताओ। इवाको के बात को सुनकर ईसाई बोलता है, ओ तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, इंटरेस्टिंग, लेकिन क्या तुम मुझे पहले से नहीं जानते। ईसाई के इस बात को सुनकर इवाको बोलता है, मैं तुम जैसे किसी बास्टर्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो और चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। इस बात को सुनकर ईसाई हंसते हुए बोलता है, सच में ये बात सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। इवाको क्या तुम सीरियस हो कि तुम मुझे नहीं जानते। इवाको को इस बार अपने सामने असाही नहीं बल्कि मिसाटो दिख रहा था। मिसाटो को अपने सामने देखने के बाद वो घबराते हुए बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तुम नहीं हो सकते। तुरंत जमीन पर गिर जाता है और बोलता है, नहीं नहीं ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। मुझे जहाँ तक याद है मैंने डेफिनेटली उस बंदे को देखा था उस डंजन के अंदर गिरते हुए। ये बोलने के साथ ही उसे कुछ रियलाइज होता है। वो असाही से बोलता है, तुम बास्टर्ड, तुम यहाँ पर अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। अगर तुम्हें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो। फिर वो आगे अपना दांत पीसते हुए बोलता है, वो लड़का, वो मिसातो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उसका नाम लेने की। फिर वो आगे अपने मैजिक को यूज करते हुए बोलता है, वो लड़का पहले ही मर चुका है। इस बात को सुनकर असाही वो गहरी सी सांस लेते
हुए बोलता है तुम हमेशा से ऐसे ही थे, तुम बस उसी बात के ऊपर ट्रस्ट करते हो जो कि तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, और जो बात तुम्हारे लिए वैल्यूबल नहीं होती तुम उसे इग्नोर कर देते हो। असाई के इस बात को सुनकर इवाको चिल्लाते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम मेरे थोड़े और करीब आए तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। इवाको के इस बात को सुनकर असाई स्माइल करते हुए बोलता है क्या ऐसी बात है? फिर वो अपने हाथ में एक मैजिक को यूज करते हुए बोलता है सच में तुम पहले से बिल्कुल भी नहीं बदले, तुमने मुझे धोखा दिया था यानी मिसाटो को। असाई के इस बात को सुनकर इवाको उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करो। इस अटैक को अपनी तरफ आता देख असाई ने जिस अटैक को चार्ज किया था वो उसी का यूज करते हुए सीधा अपने सामने एक स्लैश लगाता है, और असाई के इस अटैक के अंदर इवाको का अटैक वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस अटैक को देखने के बाद इवाको वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है ये मैजिक ये तो वही सेम मैजिक है जो कि मिसाटो यूज करता है, लेकिन तुम इसका यूज कैसे कर सकते हो? ये बोलने के साथ ही वो अपने घुटनों पर आते हुए आगे बोलता है नहीं ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, मुझे यकीन है हम सभी ने मिलकर उसे डंजन के अंदर सील कर दिया था। इवाको के बात को सुनकर असाई आगे बढ़ते हुए बोलता है हाँ मैं तुम्हारे ट्रैप के अंदर फंस गया था, तुम सभी ने मिलकर मुझे बिट्रे किया और मुझे एक डंजन के अंदर फंसा कर वहीं पर सील कर दिया। इवाको बोलता है क्या तुम सच में मिसाटो हो? असाई बोलता है सच में ये पता लगाने में तुमने बहुत ही ज्यादा देर कर दी, इस बात को बीते एक अरसा हो चुका है लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें याद हूँ। असाई के इतना बोलने के साथ ही इवाको खड़ा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है मुझे बेवकूफ समझने की हिम्मत मत करना, अगर तुम मेरे सामने हो इसका मतलब तुम मर चुके थे और वापस से इस वर्ल्ड के अंदर आए हो। फिर वो वहाँ पर अपने मैजिक को यूज करते हुए आगे बोलता है जो घोस्ट है उन्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। इतना बोलने के साथ ही वो असाई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन असाई वो अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटता है और बहुत ही आसानी के साथ इवाको के इस अटैक को डॉज कर लेता है। उसके अटैक को डॉज करने के बाद उसकी नजर ऊपर आसमान में पड़ती है जहाँ से हैंड वो असाई की तरफ आगे बढ़ रहा था, वो सीधा आकर जमीन पर हिट करता है लेकिन असाई से भी डॉज कर लेता है। देखने के बाद इवाको बोलता है बास्टर्ड ये वापस से बच गया। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है मेरे पास यहाँ एक अपर एंड होना चाहिए ताकि मैं इसे डिफीट कर सकूं। जब मैं गोल्डन सीकर के अंदर था तब मुझे फाइट करना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसी बात को लेकर मेरे टीम मेंबर ने मेरा बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया है, हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि मैं अभी भी उतना ही वीक हूँ। ये बोलने के बाद इवाको वहाँ पर अपने मैजिक को यूज करना स्टार्ट करता है जिसकी वजह से राउंड के टुकड़े वो हवा में उड़ने लगते हैं। इसे यूज करते हुए इवाको बोलता है ये एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे बनाने में मैंने पूरे 20 साल लगा दिए। इस टेक्निक का नाम है विंड एंड अर्थ डुअल मैजिक और अब तुम इसे हैंडल करो। ये बोलने के साथ ही इवाको वो सीधा असाई के ऊपर अटैक कर देता है। हम उसके अटैक को देखते हैं जो कि असाई की तरफ आगे बढ़ रहा था और इसी के साथ वहाँ पर असाई खड़ा था वहाँ एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अटैक को करने के बाद इवाको हाफते हुए बोलता है तो फिर मुझे बताओ ये कैसा लगा? ये मेरा सबसे स्ट्रांग मैजिक था। ये बोलने के बाद वो अपने सामने देखते हुए सोचता है वो मेरी बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो हंसते और चिल्लाते हुए बोलता है मैंने ये कर दिखाया, फाइनली मैंने ये कर लिया, मैंने उस बास्टर्ड मिसाटो को डिफीट कर दिया। मैं क्या लगता था मैं इतने सालों के बाद भी उतना ही कमजोर हूँ? मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास टाइम मैजिक है, अब तुम मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। क्या तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ से गए कितने साल बीत चुके हैं? पूरे 20 साल। 20 साल पहले तुम जिस पर्सन को जानते थे अब वो मैं नहीं हूँ। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया और इसी वजह से तुम मारे गए। इन 20 सालों के अंदर मैंने अपने लेवल को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया है और ये जाहिर सी बात है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। ये सब बातें बोलने के बाद वो एक गहरी सी सांस लेता है और फिर आराम से बोलता है मैंने मिसाटो क्यूचिरो को डिफीट कर दिया। अब मुझे इस वर्ल्ड के अंदर किसी को भी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे स्ट्रांग हूँ। पेंटाग्राम सेंट का सबसे स्ट्रांग मेंबर वो मैं ही हूँ। इवाको ये सब बातें बोलते हुए हंस रहा था तभी उसे एक आवाज आती है क्या तुम्हारा हो गया? इस आवाज को सुनने के साथ ही इवाको की पूरी दुनिया हिल जाती है। हम असाई को देखते हैं जिसे इस अटैक की वजह से ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ होता, बस उसके पैंट के ऊपर थोड़ी सी धूल लग गई थी। असाई को सही सलामत अपने सामने देखने के बाद इवाको चिल्लाते हुए बोलता है कैसे? आखिर तुम मेरे अटैक से कैसे बच गए? तुम फिर हाल अपने पूरे पावर को भी यूज नहीं कर सकते तो फिर ये कैसे हुआ? हम देखते हैं ये बात बोलते हुए इवाको के हाथ कांप रहे थे। हम असाई को देखते हैं जो इवाको से बोलता है जैसा कि मैंने इस एरा
के हीरो से एक्सपेक्ट किया था। तुम सच में बिल्कुल वैसे ही हो और अब मैं बिना किसी दिक्कत के अपने पूरे गुस्से को बाहर निकाल सकता हूँ। असाही के इस बात को सुनकर इवाको घबराते हुए अपने मन में सोचता है ये पर्सन तो एक मॉन्स्टर है। फिर वो थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है लेकिन मैं यहाँ से वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत को किया है। ये सोचने के बाद वो असाही के ऊपर वापस से अपने उसी हैंड टेक्निक का यूज करते हुए बोलता है मैं इस बार नहीं हारूंगा। हम वापस से इवाको के उसी हैंड को देखते हैं जिसका यूज करते हुए वो असाही के ऊपर अटैक करने जा रहा था। इसी के साथ वो अपने मुट्ठी को बंद करता है जिसकी वजह से उस एरिया के अंदर बस धूल ही धूल हो जाती है। देखने के बाद इवाको स्माइल करते हुए बोलता है फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। उसके बाद को सुनकर असाही बोलता है क्या सच में तुमने मुझे पकड़ लिया। हम देखते हैं असाही फिलहाल वहाँ पर अपने वाटर एट्रीब्यूट को यूज कर रहा है। इसे यूज करते हुए असाही बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो। असाही के वाटर की वजह से इवाको का हैंड वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और थोड़ी देर के अंदर वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाता है। फिर असाही इवाको से बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे डिफीट करने के लिए इतना इनफ होगा। हम इवाको को देखते हैं जो गुस्से में अपना दांत पीसते हुए बोलता है तुम मेरे पास मत आओ। ये बोलने के बाद वो वापस से असाही के ऊपर अटैक करता है लेकिन असाही वो अपने वेयर हैंड के साथ बस एक स्विंग करता है जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है और इसी टोर्नेडो से टकराकर इवाको के सारे अटैक वो नलीफाई हो जाते हैं। उसके अटैक को नलीफाई करने के बाद भी वो टोर्नेडो वहीं पर नहीं रुकता, इवाको को भी अपने अंदर ले लेता है और फिर उसे वापस से टोर्नेडो के बाहर भी फेंक देता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है तुरंत असाही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। असाही को अपने सामने देखने के बाद इवाको अपने घुटनों पर आते हुए बोलता है मिसाटो मुझे माफ करना, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज मुझे माफ कर दो। 20 साल पहले तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ प्लीज मुझे माफ कर दो। हम असाही को देखते हैं जो उसकी इन सही बातों को सुनने के बाद चुपचाप शांति से खड़ा होता है। इस चीज को देखने के बाद इवाको अपने मन में सोचता है मिसाटो ये सच में बहुत ही ज्यादा मूर्ख है, अगर मैं इसी तरह से इससे माफी मांगता रहूंगा तो मुझे यकीन है ये मुझे माफ कर देगा। ये सब बातें सोच ही रहा था तभी असाही बोलता है अपनी बकवास बंद करो, मैं वापस से तुम्हारे जाल के अंदर नहीं फंसने वाला। मैं क्या लगता है मैं वापस से तुम्हारे उसी तरह के जाल के अंदर फंस जाऊंगा। बात को सुनकर इवाको बोलता है मिसाटो रुको क्या तुम भूल गए पहले हम दोस्त हुआ करते थे। असाही बोलता है तुम्हारे पास ये बोलने का बिल्कुल भी राइट नहीं, मुझे उस डंजन के अंदर सील करते समय तुमने ये नहीं सोचा था कि हम दोस्त हैं। ये बोलने के साथ ही असाही उसके फेस पर एक हिट करता है और उसके बाद लगातार बार बार बिना रुके उसे हिट करता ही जाता है तब तक कि उसकी हालत बहुत ही खराब नहीं हो जाती। हम देखते हैं उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। देखते हुए इवाको अपने मन में सोचता है नहीं मुझे इस जैसे पर्सन से कभी भी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। उसके इतना सोचने के साथ ही असाही उसे एक और पावरफुल पंच हिट करता है जिसकी वजह से सीधा दूर जाकर एक पेड़ से टकराता है। उसे हिट करने के बाद असाही उसके पास जाते हुए बोलता है तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हें नहीं मारा। इसके अलावा मैं अभी भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि तुम इसे सुन नहीं सकते। हम इवाको की हालत देखते हैं जहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि असाही ने उसके ऊपर आइस और फायर दोनों एट्रीब्यूट का यूज करते हुए अटैक किया था। तो इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।